हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट 13 को। तो आज जो है फ्रेंड्स हम लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा है, कौन था। दीवान चमनलाल, आचार्य एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद या लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। ओके, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये स्थापना इसका कब हुआ था भाई। तो स्थापना इसका हुआ था अक्टूबर 1920 में। अक्टूबर 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ था। और कहां पर हुआ था तो मेरे भाई ये मुंबई में हुआ था। मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ है अक्टूबर 1920 में, मुंबई में। ओके, और आप लोग ये बात को जरूर याद रखेंगे कि आपको मंथ याद रखना बेहद कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है मंथ का, बीपीएससी जो है मंथ पूछ दे रहा है आपसे। तो मंथ आपके लिए याद रखना कंपलसरी है। अगर 1920 याद रख रहे हैं तो मंथ भी याद रखें कि अक्टूबर नवंबर कब ये पार्टी या कुछ भी हो, कोई भी हो, कब क्या बना है, तो मंथ के साथ याद रखना है, ठीक है। ट्रेंड में चल गया है कि अभी मंथ पूछा जा रहा है आपसे। ओके, अध्यक्ष इसके तो लाला लाजपत राय हैं आपके अध्यक्ष, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मेरे भाई तो अखिल भारतीय कांग्रेस के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ ले कि इसके सचिव कौन थे, सचिव सचिव अगर पूछ ले कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के सचिव कौन थे, तो भाई दीवान चमनलाल आपको याद रखना है। दीवान चमनलाल इसके जो है सचिव देखने को मिल जाते हैं, दीवान चमनलाल। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। और स्वामी सहजानंद से आप लोग एक मैगजीन याद रखेंगे, हुंकार। मैगजीन याद रख लेना है स्वामी सहजानंद सरस्वती से, हुंकार। हुंकार पत्रिका किसने लिखा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और एक बात याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या पहले अध्यक्ष, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे, संस्थापक। सभा के संस्थापक पूछ ले या अध्यक्ष पूछ ले तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। संस्थापक या अध्यक्ष कुछ भी पूछ ले तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, नेक्स्ट। और लाला लाजपत राय से आप लोग क्या याद रखेंगे भाई, एक तो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष याद रखेंगे। उसके बाद एक ये याद रखना लेना है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाला लाजपत राय ही एकमात्र जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाल बाल पाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, त्रिगुट में से लाला लाजपत राय ही एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बाकी बात वो दोनों नहीं बने हैं। ओके, नेक्स्ट। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अखिल भारतीय किसान सभा मेरे भाई। तो ये आपके लिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा है आपसे, एनजी रंगा, ईएमएस नंबू दीपराद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव। तो भाई अखिल भारतीय किसान सभा के पहले संस्थापक पूछ ले या अध्यक्ष पूछ ले आपके, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अखिल भारतीय किसान सभा डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा बना कब है भाई, तो ये अप्रैल 1936 में बना है। 1936 में अप्रैल में बना है। और कहां पर बना था, तो लखनऊ में बना था। लखनऊ में इसका स्थापना हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है, अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रेंड में क्या चला हुआ है, तो ट्रेंड में चला हुआ है अभी मंथ के साथ आपको ईयर याद रखना है। तो मंथ आपके लिए कंपलसरी है, यहाँ पर मंथ अप्रैल है। तो अप्रैल 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा बना है। तो इस तरह मंथ के साथ याद रखेंगे। कहां पर बना है अखिल भारतीय किसान सभा, तो लखनऊ में बना था। संस्थापक या फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। इसके सचिव कौन थे, सचिव भाई तो एनजी रंगा थे आपके सचिव, एनजी रंगा। आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन है, तो एनजी रंगा है। संस्थापक या फिर अध्यक्ष पूछ ले तो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती से मैंने अभी एक पत्रिका याद रखने को कहा था, पत्रिका कौन सा था भाई वो पत्रिका,
तो पत्रिका एक याद क्या रखना है, तो आपको पत्रिका याद रखना है हुंकार, हुंकार पत्रिका याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती से। ओके नेक्स्ट, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो किस राज्य की थी? और ये देखिए बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। ओके, तो अंबाबाई कहाँ की स्वतंत्रता सेनानी थी, किस राज्य की? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटका की? तो भाई ये कर्नाटका की थी। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहां पर देखो क्या है आपका, सुमेलित करे, बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज मतलब कि आप इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भाई इसको याद इस तरह भी रखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना करा है भाई? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है आपके गोपाल कृष्ण गोखले का है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ है? तो 1905 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में, ठीक है। और इसका किसने स्थापना करा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करा है। तत्वबोधनी सभा, तो भाई तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने करा है, ये आप लोग बता दीजिए। तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने करा है? तो भाई वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने करा है तत्वबोधनी सभा का, तत्वबोधनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड आत्म सभा अगर आ जाता है, आत्म सभा, तो उसके लिए राजा राम मोहन राय। आत्म सभा का किसने स्थापना करा है? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने करा था, प्रार्थना समाज का, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने करा है? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज का स्थापना करे हैं। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि आर्य समाज का स्थापना किसने करा, आर्य समाज, आर्य समाज का स्थापना किसने करा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किसने करा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है। कब करा है आर्य समाज का स्थापना? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ है। आर्य समाज का स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो कौन सा कदम उठाया था? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी। तो भाई यही तो हुआ था, चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी थी उन्होंने, चंपारण कृषि समिति की क्या करी थी उन्होंने? स्थापना करी थी। ओके, चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी। और ये कब का क्वेश्चन है? तो प्री 2023 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था, आपका बीपीएससी ने पूछ रखा है प्री 2023 में। नेक्स्ट, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो पूछ लिया यहाँ के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, मतलब कि रॉन्ग आपको इसमें खोजना है, गलत खोज के बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। ये देखिए आपके प्री 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई यहाँ देखो, जेबी कृपलानी तो इससे संबंधित है, राजकुमार शुक्ल ही तो वो शख्स थे जो कि इसमें जो है तीन कठिया प्रथा के विरोध में खड़े हुए थे, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल तो इससे कनेक्टेड ही हैं। एंड राजेंद्र प्रसाद तो भाई इसमें कनेक्टेड ही थे। जब महात्मा गांधी गए थे आपके चंपारण, तो वहां राजेंद्र प्रसाद भी उनके साथ इस आंदोलन में जुड़े थे। राम मनोहर लोहिया जो थे वो इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, राम मनोहर लोहिया, मतलब कि आंसर नंबर डी विल बी आवर करेक्ट। ओके, आंसर नंबर डी, राम मनोहर लोहिया इससे नहीं जुड़े हुए थे। अब चंपारण की बात हुई है तो चंपारण पे थोड़ा देख लियो आप लोग। चंपारण आंदोलन हुआ कब है भाई? तो पहली बात याद यही रखना है, चंपारण आंदोलन हुआ है 1917 में। और ये देखिए चंपारण जो था ना, तो महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था भारत में, महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन भारत में, गांधी जी का प्रथम आंदोलन या प्रथम सफल आंदोलन आप कह सकते हैं। तो भारत में मतलब भारत के अंदर जो था, गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था, आंदोलन
भारत में गांधी का प्रथम सफल आंदोलन कौन था? तो चंपारण आंदोलन था। हुआ कब है? तो 1917 में हुआ था। देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ यह था कि 20 कट्ठा में से ना 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना होता था, ठीक है। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा कट्ठा में क्या करता था? कट्ठा में नील का खेती करना होता था, नील का खेती, ठीक है। नील की खेती जो है करना होता था, खेती करना होता था होता था। बट इससे क्या होता था? इससे क्या होता था? आपके खेत बंजर हो जाता था, होता था। बट क्या होता था? बट खेत जो है खेत बंजर हो जाता था, बट खेत जो है बंजर हो जाता था, हो जाता था। लेकिन फिर भी जो है आपके किसान को फायदा होता था, वो तो वो नील की खेती करते थे। लेकिन जब जर्मनी में जो है नील का आविष्कार हो गया तो नील का डिमांड कम हो गया। बट जब जर्मनी में क्या हुआ? नील का आविष्कार हो गया, नील आविष्कार हो गया तो भारतीयों के नील का डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो नील का डिमांड कम हो गया। तो इसी समय एक नेता खड़ा होते, तो मतलब हुआ क्या था कि देखिए, जर्मनी में जो है नील का डिमांड कम हो गया, तो डिमांड कम होगा तो कोई भी आपका खरीदेगा कोई भी सामान, तो डिमांड कम हो गया तो सामान नहीं खरीदने लगा। तो यहाँ के किसान कहते हैं क्या कि अगर आपको नील नहीं खरीदना है तो हम लोग का जमीन वापस कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग जमीन वापस नहीं करेंगे, जो उसमें नुकसान लगा है उसका भरपाई कौन करेगा, ठीक है। तो अंग्रेज इस बात को कहने लगते हैं कि जो हम लोगों को नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तो इसलिए जो है वो लोग जमीन को वापस नहीं करते। तो इसी समय एक नेता खड़ा होते हैं जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल एक नेता खड़ा होते हैं जो कि आपके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और वहां पर महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, अधिवेशन में भाग लिए। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए, गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए, चंपारण आने का न्योता दिए, ठीक है। और गांधी जी जो है जब राजकुमार शुक्ल उनको न्योता देते हैं तो गांधी जी आपके 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए, गांधी जी क्या करते हैं? चंपारण आए। तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को भाई चंपारण आते हैं। इस बात को याद रखिए कि आपसे डेट पूछा जा सकता है कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए थे, ओके। और इस बात को आप लोग जरूर याद रखेंगे कि राजकुमार शुक्ल ही वो शख्स थे जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे और गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किए थे। तो वो राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन नेता इंक्लूडेड थे ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए मैं आपको कहीं नेक्स्ट स्लाइड में कहीं पर बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो नेता जुड़े हुए थे चंपारण के नेता, तो यहाँ पर बता देता हूँ चंपारण में नेता कौन कौन जुड़े हुए थे। तो भाई पहले याद रख लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र शॉर्ट में लिख देता हूँ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरे आपके थे मजरूल हक, मजरूल हक थे। आप लोग अपना कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ब्रज किशोर प्रसाद भी इसमें शामिल थे। और एक थे महादेव देसाई। तो ये लोग जो शख्स थे वो आपके चंपारण आंदोलन में शामिल थे, ओके। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो अहमदाबाद का बात हो गया है ना। तो कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर, ये बीपीएससी प्री 1994 का क्वेश्चन है। तो भाई इसमें औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था, मजदूर आपको नहीं देना है क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट्री में काम होता है, इसलिए औद्योगिक कर्मी आपको लगा कर आना है आंसर, ठीक है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का चर्चा कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ कब है भाई? तो याद रखिएगा फरवरी 1918 में। अभी मैंने क्या कहा है कि मंथ्स के साथ याद रखना है। देखो हुआ क्या था, इस टाइम पे प्लेग फैल गया था, प्लेग फैला था तो मजदूर जो है मजदूर अपने मतलब पलायन करने लगे थे वहां से। तो जब पलायन करने लगे तो कंपनी वालों ने कहा कि हम लोग आपको 100% बोनस देंगे। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ तो फिर वो 100% बोनस देने से मना कर दिया कंपनी वाला, ठीक है। तो
इसमें जो एक नेता थे विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने जो है महात्मा गांधी को इनवाइट करा था अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद आकर के उन्होंने फिर डिस्कस हुआ था, और फिर जिसके बाद जो है 35% जो है उन लोगों को बोनस मिलने लगा था। इसमें एक नेता कौन थे? तो नेता थे भाई विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल विट्ठल भाई पटेल पटेल। इन्होंने क्या करा था? गांधी जी को इनवाइट करा था, गांधी जी को इनवाइट किया था गुजरात, ठीक है, इनवाइट किया। अच्छा, ये अहमदाबाद है कहाँ भाई? तो ये गुजरात में है, गुजरात में। तो इन्होंने जो है गांधी जी को इनवाइट करा था। ओके, नेक्स्ट आपको एक ये भी याद रखना है, एक आपको खेरा सत्याग्रह भी याद रखना है। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी का एक आंदोलन है, जो कि ये हुआ था कब? खेरा सत्याग्रह कब हुआ है भाई? तो खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ है, मार्च 1918, ठीक है। और ये खेरा कहाँ है? तो खेरा भी आपके गुजरात में है। अच्छा भाई, मैंने यहाँ क्या कह दिया? अच्छा, यहाँ पर अहमदाबाद का नहीं था भाई, ये विट्ठल भाई पटेल, यहाँ पे अहमदाबाद में तो विट्ठल भाई पटेल शामिल ही नहीं थे। खेरा सत्याग्रह में विट्ठल भाई पटेल थे, सॉरी मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो खेरा सत्याग्रह में आपके विट्ठल भाई पटेल शामिल थे। यहाँ नेता कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई क्या थे? पटेल। और यही इनवाइट किए थे महात्मा गांधी को। इनवाइट किसे किए? तो इनवाइट किए किसे? तो गांधी जी को, गांधी जी को। इन्होंने ही गांधी जी को इनवाइट करा था, विट्ठल भाई पटेल ने। और ये खेरा सत्याग्रह के नेता थे आपके विट्ठल भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था। तो भूख हड़ताल जब भी आ जाए तो भाई रोलेट, बारदोली, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल, तो भाई हमेशा भूख हड़ताल के रूप में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल को अपना माध्यम बनाया था, और वो इस में जो है सफलता भी पाए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद हड़ताल में जो है आपके महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में यूज करा था, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह आपका कब हो गया भाई? तो ये 1919 में रोलेट सत्याग्रह देखने को मिला था। बारदोली जो है 1928 में हुआ था, और बारदोली कब? फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह। और असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हो गया है, ठीक है। और अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ है? तो फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आपको देखने को मिला था, फरवरी 1918। ओके, नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मिंटो मार्लो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमांक क्रम है? अच्छा देखो, इसमें क्या कहा है इन्होंने कि काल के अकॉर्डिंग, मतलब डेट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा कब हुआ था, ये सही कौन सा है ये बताना है। तो भाई पहले देख लियो आप लोग कि होम रूल आंदोलन कब हुआ है। तो होम रूल आंदोलन भाई ये तो अप्रैल 1960 में हुआ है, 1916 में हुआ है होम रूल आंदोलन। दूसरा है आपका सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन 1907 में हो रखा था। खेरा सत्याग्रह जो है भाई, तो खेरा सत्याग्रह जो है आपके मार्च 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ है। और मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ है, मार्ले मिंटो, अच्छा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार भाई तो ये कब हुआ है? ये 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार था, तब तो मैं कंफ्यूज हो रहा, मिंटो मार्ले सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये 1909 में हुआ था। ओके ना। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है? तो सबसे पहले आपका सूरत विभाजन हुआ है 2, उसके बाद सूरत विभाजन के बाद मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1, उसके बाद जो है आपका जो हो गया है होम रूल आंदोलन हो 2, उसके बाद अच्छा नहीं, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, और 1 के बाद हो जाएगा आपका 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 4 1 3। पहले सूरत विभाजन, तब मार्ले मिंटो सुधार, तब होम रूल आंदोलन, और लास्ट में खेरा सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो बिहार का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिहार में, ठीक है। बिहार में बर्खास्त आंदोलन कहां पर किया गया था आयोजित?
तो बिहार में करा गया था पीर अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये करा गया है, देखिए प्री 2023 का क्वेश्चन है ये, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। और इससे एक पत्रिका याद क्या रखना है भाई, हुंकार याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा याद रखना है आपको, स्वामी सहजानंद सरस्वती से। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1949, 1952, 1950, 1954। 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है, रट लो अभी, 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ है। लोकसभा जो है कितना आर्टिकल में आता है? तो भाई आर्टिकल 81 में आता है, आर्टिकल 81 में आता है। सीट कितना है? सीट लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो 552। और प्रेजेंट टाइम में सीट कितना है इसमें? प्रेजेंट टाइम में सीट जो है भाई इसमें 543 है, 543 है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना, मतलब अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो एज कितना चाहिए? तो 25 ईयर्स चाहिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल भाई ये 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने का होता है? तो 5 ईयर्स का होता है कार्यकाल लोकसभा का। अच्छा, लोकसभा क्या है, अस्थाई है कि अस्थाई सदन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इस बात को कि लोकसभा एक अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है। कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग रिप्लाई देंगे, ठीक है। लोकसभा जो है भाई ये निम्न सदन है, निम्न सदन है आपका, ठीक है। और इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे। और कल भी मैंने ये आपको टॉपिक बताया था लोकसभा, कमेंट बॉक्स में मुझे वो रिप्लाई चाहिए। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई मैंने कल ये बता रखा है आपको कि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल भाई ये है 80 है। कितना आता है राज्यसभा का आर्टिकल? तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 आता है। इसमें सीट कितना होता है राज्यसभा में? तो सीट भाई 250 आता है, 250। एंड प्रेजेंट टाइम में सीट कितना है? तो 245। प्रेजेंट में कितना सीट है? तो 245। एंड इसमें जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितना चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष का आपका आयु होना चाहिए राज्यसभा का, अगर आपको मेंबर बनना है तो, ठीक है। और इसमें सदन का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो मैंने अभी बताया कि सदन का कार्यकाल जो है अनिश्चित काल होता है, कभी भंग नहीं इसे किया जा सकता है। और ये क्या होता है? एक अस्थाई सदन होता है, मतलब कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अस्थाई सदन ये होता है, अस्थाई सदन कभी भी भंग नहीं होगा। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन, उच्च सदन भी कहा जाता है। एंड एक बात याद रखेंगे, इसमें मेंबर का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। मेंबर का कार्यकाल कितने साल का होता है भाई? तो मेंबर का कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है। ओके, नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, विघटित नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? ये गलत कुछ आ गया है यार, विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा मुझे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या होगा, बता दो आप लोग मुझे। तो कभी भी राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब कि विघटित नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता इसे, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो देखो भाई, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन, तो लोकसभा के स्पीकर का कैसे इलेक्शन होता है? तो वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, उन्हें चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य जो है स्पीकर को चुनते हैं लोकसभा का। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, अधीनस्थ विधान पर समिति, अच्छा, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अधीनस्थ विधान पर समिति आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म।
45th बीपीएससी 2001-2 का क्वेश्चन है ये वाला। आपसे क्या पूछा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, मतलब कि सबसे सुप्रीम कौन सा है भाई, इसमें सबसे सुप्रीम कौन सा है, सबसे टॉप लेवल पर कौन आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं भाई, सबसे टॉप लेवल पे आपके संविधान आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सुप्रीम है आपका, सबसे टॉप लेवल पे आपका संविधान आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। सर्वोच्च न्यायालय कितना में है, आर्टिकल 124 में है, सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 में है। ओके, धर्म तो भाई आना नहीं है, सांसद आना नहीं है, तो होगा क्या इसका करेक्ट आंसर, संविधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भारी वर्षा कहां पर होगा बताइए। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, कोरोमंडल तक, छोटा नागपुर का पठा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो बीपीएससी टीचर 11, 12, 5, 12, 23 का क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो भाई वो आता है कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल तट रहे या फिर तमिलनाडु भी रहे तो दोनों का सेम आंसर जाएगा, कोरोमंडल तट भी दे सकते हैं या तमिलनाडु भी दे सकता है। तो अक्टूबर और नवंबर में अगर पूछ ले, अक्टूबर और नवंबर के महीना में भारी वर्षा, तो वो जो होता है कोरोमंडल तट में या तमिलनाडु तट में, और ये किस वजह से होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो वर्षा होता है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आपसे पूछ सकता है कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भारी वर्षा क्यों होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो होता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भारी वर्षा होता है, ठीक है। और कहां पर होता है, तो कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट में होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, उपयुक्त में से एक से अधिक। टीचर 11, 12, 5, 12, 15, 12, 23 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फलों एवं सब्जियों की खेती, तो फलों एवं सब्जियों की खेती भाई, तो ये तो बागवानी है, बागवानी जिसे कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती अगर पूछ ले, फूलों की खेती, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरी भाई, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। ओके, एंड अगर आपसे पूछ ले, अच्छा कृषि तो हो गया भाई, एग्रीकल्चर ये तो कुछ नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मछली का अध्ययन को, मछली का अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली का अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, तो मछली के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहा जाता है, एक्थियोलॉजी कहा जाता है, इक्तियोलॉजी जो है मछली के अध्ययन को कहा जाता है। एंड अगर आपसे पूछ ले कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है, क्या, विटिकल्चर, अंगूर की खेती को विटिकल्चर, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं। मछली का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो भाई यहां क्या पूछा है, केरल और कर्नाटक में एक क्या है, सामान्य घटना है, तो केरल और कर्नाटक में एक टाइप का जो है रेन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो मैंगो शावर्स, और कब होता है, तो ग्रीष्म मतलब कि समर सीजन के लास्ट में होता है, तो उसे ब्लॉसम शावर्स कहते हैं, नॉर्वेस्टर्स कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये प्री 2023 का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो ये भाई जो है केरल और कर्नाटका में जो आपके ग्रीष्म ऋतु के अंत में होता है उसे मैंगो शावर्स कहा जाता है, मैंगो शावर्स मतलब कि गर्मी के टाइम पे होता है एक वर्षा, उसे मैंगो शावर्स कहा जाता है। और ये आम के फल के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि उसकी वजह से जो आम मतलब बहुत अच्छे ढंग के होते हैं, ठीक ना, तो इसे ही मैंगो शावर्स कहते हैं। एंड ब्लॉसम शावर्स कहाँ होता है भाई, तो ब्लॉसम शावर्स आपके केरला में होता है, ब्लॉसम शावर्स कहाँ होता है, तो केरला में होता है। ओके, नेक्स्ट, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण, लघु तरंग और विकिरण, परावर्तित और विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है, और शायद ये टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कंफर्म नहीं हूं बट शायद पूछा गया है टीआरई 3rd में ये क्वेश्चन। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होगा, वातावरण इसी के कारण गर्म होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। बीपीएससी 56 to 59 प्री 2015 का क्वेश्चन है, कौन सा सबसे सूखा स्थान है भाई, तो वो लेह है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो लेह। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, क्या बोला है, अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। मतलब देखो
एक ही अक्षांश पर दोनों है, अमृतसर भी है और शिमला भी है, लेकिन उसका जलवायु क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो क्यों है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ये है, उनकी समुद्र से दूरी के कारण, शिमला में बर्फबारी के कारण, या अमृतसर में प्रदूषण के कारण। ये 53rd टू 55th बीपीएससी में पूछा गया है। कब पूछा गया है एज, डेट मुझे कंफर्म नहीं हो यार, यहाँ प्रिंट भी नहीं हो पाया है। तो एक ही अक्षांश पर स्थित है पर जलवायु में भिन्नता है, क्यों है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ये हो रहा है। ओके नेक्स्ट, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजाति बताओ, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। 66 बीपीएससी प्री, ठीक है, 66 से तो शायद ये 2020 का क्वेश्चन पूछ रखा होगा इन्होंने। तो भरमौर जनजाति भाई वो आपके हिमाचल प्रदेश में है भरमौर। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये आपके किसका क्वेश्चन है? ये साइंस का क्वेश्चन आपका आ गया, साइंस का। और साइंस में भी किसका ये है शायद, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया भाई। लाल प्रकाश ये वाला दे दिया ना, तो प्रकाश, तो लाल प्रकाश का तेरंगधर्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, लाल प्रकाश का तेरंगधर्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तेरंगधर्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तेरंगधर्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, रिपीट होता है। टीचर में तो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई लेके चलिएगा, हो सकता है टीआरई 4 में रिपीट कर दे ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो लाल प्रकाश का जो है तेरंगधर्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। लाल प्रकाश का जो तेरंगधर्य जो है वो बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यहां देखिए, अच्छा आपका बैंगनी का जो होता है ना, वायलेट का जो होता है, वायलेट का भाई बैंगनी का तेरंगधर्य जो है सबसे कम है। तेरंगधर्य क्या है? वायलेट। अच्छा इस तरह से रखो यहां पर, वायलेट का तेरंगधर्य, तेरंगधर्य, और एक याद रखना इसका आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति। तो इस तरह से लिखिए यहां पे, तेरंगधर्य, तेरंगधर्य, और यहां पर लिखिए आवृत्ति, आवृत्ति। देखो अगर आपसे पूछ ले कि बैगनी का तेरंगधर्य क्या है, तो भाई बैगनी का तेरंगधर्य जो है सबसे कम है, सबसे कम तेरंगधर्य किसका है? बैगनी का। लेकिन आवृत्ति जो है इसी का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे कम तेरंगधर्य और आवृत्ति सबसे ज्यादा है, ठीक है, बैगनी का। और अगर लाल का देखने को मिले भाई, तो लाल का तेरंगधर्य सबसे ज्यादा हो जाएगा। लाल का तेरंगधर्य क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा, मतलब उल्टा कर दीजिए, लाल और बैगनी को उल्टा कर देना है। बैगनी का तेरंगधर्य सबसे कम है तो आवृत्ति सबसे ज्यादा है, वही लाल का जो है इसका उल्टा है, तेरंगधर्य सबसे ज्यादा है और आवृत्ति जो है सबसे कम है लाल का, ठीक है। उल्टा कर देना है दूसरों को, बैगनी को लाल कर देना है, लाल को बैगनी कर देना है, बस तेरंगधर्य और आवृत्ति आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बैगनी का तेरंगधर्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा, लाल का तेरंगधर्य सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम। ओके नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो भाई ये न्यूक्लियस कहलाता है। ओके, प्री 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। तो भाई इसे ऊर्ध्वपातन, जिसे कि सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन। अब देखो एक चीज ये याद रख लेना आप लोग, अब फेज चेंज की बात हुई है ना, तो फेज चेंज का आप लोग कुछ पॉइंट जरूर याद रखें फेज चेंज से। देखो अगर पहली बात तो ये याद रखना कि यदि जो है ना आपके सॉलिड से लिक्विड बन जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहा जाता है। मेल्टिंग या फ्यूजन, मेल्टिंग कहा जाता है या फिर इसी को फ्यूजन भी कहा जाता है, मतलब कि गलन, ठीक है। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर गलन कहा जाता है, ठीक है। जब आपके लिक्विड से गैस में बदल जाए, लिक्विड से गैस में, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, जब आपका लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए उसे वेपोराइजेशन कहा जाता है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या कहता है? वेपोराइजेशन कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन। अब आपसे अगर बोल दे कि गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस टू लिक्विड,
अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए भाई, तो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कि संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं आपके, जिसको संघनन कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि गैस से लिक्विड में हुआ तो कंडेंसेशन मतलब कि संघनन आपका हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो जाए, लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, तो भाई लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। फ्रीजिंग मतलब कि क्या कहेंगे उसे यार, फ्रीजिंग को हिंदी में क्या कहूँगा, करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है अभी मेरे पास। क्या कहते हैं? हिमांक, हाँ हिमांक कहेंगे। लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा तो उसे फ्रीजिंग, हिमांक कहा जाता है। दूसरा याद रखेंगे आप लोग, क्या कहते हैं उसको, सॉलिड से गैस में बदल जाए, सॉलिड से गैस में बदल जाए, सॉलिड टू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट जो है अगर गैस में बदल जाए तो उसी को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन, जिसे कि ऊर्ध्वपातन अभी कह रहे थे, सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल सब्लिमेशन का जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल पूछ दे रहा है। और एग्जाम्पल दे दो, कपूर दे दो, नेफ्थलीन की गोली दे दो, नेफ्थलीन बोल दे दो, लीन बोल, तो नेफ्थलीन बोल दे दो, कपूर दे दो, ये सब क्या है? सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब सब्लिमेशन है ये। सिक्स्थ में आप लोग एक याद रख लेंगे, गैस से लिक्विड में डायरेक्ट अगर बदल जाए, गैस से डायरेक्ट क्या बदल जाए? सॉलिड में बदल जाए, गैस से सॉलिड में बदल जाए तो उसे डी सब्लिमेशन कहा जाता है। डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्ट लिक्विड में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो डी सब्लिमेशन। और डी सब्लिमेशन का एग्जांपल आ जाएगा स्नोफॉल, स्नोफॉल दे दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद दे दीजिए कोहरा, भी आप लोग दे सकते हैं, फॉग जो होता है सुबह में, तो स्नोफॉल दे दो, कोहरा दे दो, ये सब आपका डी सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु। तो भाई उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछ ले आपकी कि वाटर का त्रिक बिंदु क्या होता है, जल का त्रिक बिंदु, वाटर का त्रिक बिंदु कितना है भाई? त्रिक बिंदु क्या है? वाटर जल का त्रिक बिंदु क्या है? तो 273.16 केल्विन हो जाएगा, केल्विन। तो 273.16 केल्विन हो जाता है आपके वाटर का त्रिक बिंदु। ओके, नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुश वॉल, ऑस्टिन। तो रडार का आपका आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है रडार का फुल फॉर्म है। ओके, एंड आविष्कारक इसके रॉबर्ट वाटसन है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप का खोज भाई गैलीलियो ने करा है, गैलीलियो ने करा है टेलीस्कोप का खोज। ओके, नेक्स्ट, कोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचरण में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो भाई इसका जो मेन पर्पस होता है ना, आपके केमेटोग्राफी का मेन पर्पस जो होता है भाई, तो वो होता है विटामिन और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस करना। ठीक है, विटामिन एंड प्रोटीन के बीच में क्या करना? डिफरेंस करना, बीच डिफरेंस करना। तो विटामिन और प्रोटीन के बीच डिफरेंस करना मेन काम है क्रोमेटोग्राफी का। ओके, नेक्स्ट, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मतलब कि आपके जो मदर के ऊम्ब में जब बेबी रहता है तो उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। एक्सरे करते हैं, सूक्ष्म तरंगे करते हैं, पारा ध्वनि तरंगे करते हैं, या पेरा बैंगनी तिरंगे से पता करते हैं? तो भाई वो पारा ध्वनि तरंगे से पता करते हैं कि मदर के ऊम्ब में जो है वो जो आपका फीटस बनता है, तो मदर के ऊम्ब में जो फीटस बन रहा है उसका जो हम लोग पता करते हैं वो पराध्वनि तरंगों से करते हैं। ओके, नेक्स्ट,
लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग भाई, लौंग जो होता है ये प्राप्त होता है किससे? फल से होता है, तना से होता है, जड़ से होता है, फूल की कली। तो भाई ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है और 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं भाई उसे क्या कहा जाता है? जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो नमक युक्त मिट्टी में मतलब कि नमक वाले जगह में जो उगते हैं उसे हेलोफाइट कहा जाता है, ठीक है, हेलोफाइट। और देखिए ये जेरोफाइट क्या होता है? मतलब कि बालू वाला जगह में, जैसे कि रेगिस्तान में जो उगते हैं, आप इसको बालू वाले जगह में कह सकते हैं कि बालुई जगह में जो उगता है उसे जेरोफाइट कहते हैं। बालुई जगह पर, बालुई जगह में उगने वाले को क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स कहा जाता है। बालुई जगह में उगने वाले को क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स। एंड हेलोफाइट क्या है? तो नमकीन जगह पे, नमक युक्त मिट्टी में ये उगता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे सेशन को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और देखिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें एंड पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।